बेटा जी, ओ बेटा जी। बच्चों ये है हमारा लेक्चर 244 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर साइंस के अंदर विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ऑलरेडी इस चैप्टर के हमने पहले दो पार्ट्स कर लिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। हम कर रहे थे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। हम आज अभी हम टॉर्नेडोज की बात कर रहे थे। लास्ट पेज नंबर 89 जो एनसीईआरटी पे चैप्टर का है ये तो उसमें हमने टॉर्नेडोज की बात की थी। हमने टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ा था कि भाई टॉर्नेडोज हमारे देश में तो बहुत नहीं आते हैं पर वो दूसरे देशों में बहुत आते हैं। टॉर्नेडो एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड की तरह होता है जो ऊपर से ग्राउंड तक आता है, स्काई से ग्राउंड तक आता है। टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा वीक होते हैं और काफी टॉर्नेडोज वीक भी होते हैं पर स्पीड इनकी क्या होती है, 300 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं टॉर्नेडो में। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। टॉर्नेडोज में आप क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो, तो साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो अगर मतलब आप क्या सेफ्टी मेजर्स मतलब खुद को सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हो, क्या क्या कदम उठा सकते हो। इफेक्टिव मतलब अच्छे कदम कौन कौन से उठा सकते हो, मतलब जिनका जो सही कदम कौन से। तो पहला है अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो भाई तूफान आने वाला है उसका पहले ही फोरकास्ट हो जाना चाहिए। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, भाई पहले ही जो बता देना चाहिए ये मौसम विभाग को कि भाई साइक्लोन फोरकास्ट होना चाहिए और वार्निंग भी देनी चाहिए लोगों को कि आप यहाँ से कहीं और चले जाओ। सेकेंड, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, द फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। ये कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए भाई। जैसे ही पता लगे ना तो ये तुरंत मतलब सबको बता देना चाहिए कि भाई यहाँ फोरकास्ट आने वाला, यहाँ साइक्लोन आने वाला है। भाई फिशरमैन को, पोर्ट्स को, शिप्स को, गवर्नमेंट एजेंसी को, इवन पब्लिक को भी जो उसके आसपास रहती है। साइक्लोन अगर भाई पहले तो फोरकास्ट हो जाना चाहिए कि भाई आने वाला है, वार्निंग दे देनी पड़े और इसके बाद जो जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्हें बता देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। साइक्लोन शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। मतलब ये तूफान, अगर भाई तूफानग्रस्त कोई इलाका हो जाता है तो साइक्लोन शेल्टर्स भी कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। साइक्लोन शेल्टर्स मतलब भाई जो लोग तूफान से पीड़ित हो वहाँ आके रहें। इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज मतलब जो साइक्लोन वाली एरियाज है वहां पे साइक्लोन शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी इन लोगों को सेफ प्लेसेस पे भेजे। इस तरह से मतलब ये सब कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं हम। मतलब सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में। फर्स्ट, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन का फोरकास्ट, वार्निंग दे देनी चाहिए लोगों को। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, द फिशरमैन शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक। और कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। साइक्लोन शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट करा देने चाहिए साइक्लोन प्रोन एरियाज में। और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग फास्ट टू सेफर प्लेसेस। ये सब कराना चाहिए साइक्लोन के टाइम। अच्छा, पेज नंबर 90 पे देखते हैं। पेज नंबर 90 पे देखो। वी हैव लर्न्ड दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स। जो सारे तूफान आते हैं लो प्रेशर की वजह से आते हैं। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। सारे स्टॉर्म्स लो प्रेशर सिस्टम है और इन सब में विंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉर्म्स में। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। तो हमें विंड स्पीड का पता होना चाहिए। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। The instrument that measures the wind speed is called an anemometer.
तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको विंड की स्पीड का पता लगे उसे हम एनेमोमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर। सो स्पीड ऑफ विंड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, सो विंड स्पीड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसे एनेमोमीटर कहते हैं। ठीक है, सो एन एनेमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। सो एनेमोमीटर लगता है स्पीड मतलब विंड की स्पीड मेजर करने के लिए। ठीक है, सो सारे स्टॉर्म्स जो है लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, विंड स्पीड प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्टॉर्म्स के फॉर्मेशन में। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विंड स्पीड मेजर करें। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है विंड स्पीड उसे एनेमोमीटर कहते हैं। सो ये सारे आप तो जस्ट सी दिस फिगर, यहाँ पे आप देखो, इस फिगर से आप देख सकते हो। सो एनेमोमीटर मतलब स्पीड ऑफ विंड बताता है। क्या है इंस्ट्रूमेंट के नाम? एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से विंड की स्पीड पता लगती है, हवा की स्पीड क्या है वो पता लगती है। अच्छा, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब क्या लोगों को करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो लोगों को क्या करना चाहिए? एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। वो ऊपर क्या था, वो था सेफ्टी मेजर्स, मतलब आप बचने के लिए क्या कर सकते। तो बचने के लिए भाई पहले ही सबको बता दो, पहले ही फोरकास्टिंग हो जाए गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को, और पहले ही साइक्लोन शेल्टर होम्स मतलब ऐसे होम्स बना दें कि कभी साइक्लोन आए तो सब वहां जाके छिप सकें या वहां जाके रह सकें। और पहले से ही सब अरेंजमेंट होनी चाहिए कि सारे लोग भाई फास्टर सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। तो अरेंजमेंट में आप मतलब सेफ्टी मेजर्स में आप वो कर सकते हो। अब लोग क्या कर सकते हैं, मतलब लोग क्या कर सकते हैं? एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। मतलब जो घड़ी घड़ी वार्निंग देते हैं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो घड़ी घड़ी वार्निंग देता है टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इश्यूड बाय मीडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। सो उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। सो हमें नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द essential household goods, domestic animals and vehicles etc to safer places. So necessary arrangements करने चाहिए जिससे हम ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट कर पाएँ। सो पहले तो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए वार्निंग जो सरकार घड़ी घड़ी देती है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स द्वारा। और हमें जो हमारा ज़रूरत का सामान है, हमारे जानवर या व्हीकल्स हैं, उन्हें सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट कर देना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर। और मतलब पानी में खड़े होकर पानी वानी नहीं पीना चाहिए। एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। ड्राइविंग ऑन रोड्स मतलब ड्राइव नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत पानी जहाँ इकट्ठा हो वहाँ ड्राइव नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पानी हो वहाँ ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि बाढ़ की वजह से रोड्स खराब हो गए होंगे। एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स। सबके फ़ोन नंबर तैयार रखने चाहिए। तो एज अ नागरिक, एज अ सिटीज़न आप क्या कर सकते हो साइक्लोन से बचने के लिए? पहले तो गवर्नमेंट जो घड़ी घड़ी वार्निंगें दे रही है उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद सारे अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें किसी सेफ जगह पे शिफ्ट कर देना चाहिए। ड्राइव नहीं करो, जब बहुत ज़्यादा पानी भरा हो तो ड्राइव नहीं करो। और सबके फ़ोन नंबर्स तैयार रखो, मतलब सबके फ़ोन नंबर्स रेडी रखो अपने साथ। सो सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। और क्या कर सकते हो अगर आप किसी साइक्लोन एरिया में रह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? साइक्लोन हिट एरिया मतलब जिस पे तूफान आ चुका है जिस एरिया में, वहाँ आप रह के क्या कर सकते हो? सो सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। वो पानी मत पियो। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। वो पानी मत पियो जो गंदा हो गया हो।
ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, हमेशा इमरजेंसी के लिए पानी बचाओ। वो पानी मत पियो जो गंदा हो गया है। मतलब ये और भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो अगर साइक्लोन हिट एरिया में ही हो। मतलब साइक्लोन हिट एरिया मतलब जहाँ पे तूफान आया है, अगर आप उसी एरिया में हो तो आप क्या करो, आप अगर उसी एरिया में हो तो गंदा पानी मत पियो, हमेशा इमरजेंसी के लिए पानी इकट्ठा रखो। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, और गीले स्विचों को और जो गिर गए हैं तारें उनको टच मत करो। मतलब अगर साइक्लोन हिट एरिया में हो, मतलब अगर आपके यहाँ तूफान आया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। सो डू नॉट गो आउट फॉर द जस्ट सेक ऑफ द फन, मतलब ऐसे मस्ती मजाक के लिए भाई घूम के आते हैं, चक्कर मार के आते हैं, वैसा नहीं करना है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, और वहाँ पे एक फोर्स टीम घूम रही होती है जहाँ पे साइक्लोन एरियाज होते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती फालतू चीज़ें मत बोलो कि भाई ये करना है वो करना है या यहाँ जाना है वहाँ। सो उनको परेशान नहीं करो, उनको आपकी फालतू डिमांड्स के लिए परेशान नहीं करो, क्योंकि उस टाइम लाइफ इंपॉर्टेंट होती है बाकी सब चीज़ों से। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की अपने नेबर्स की मदद करो, उनके साथ कोऑपरेशन रखो। सो आपने 3 आज देखे। तो पहला इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, मतलब पहले आप कर क्या सकते हो कि इससे बचो। सो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में आप कर क्या सकते हो कि इससे बचो, पहला ये है। फिर दूसरा भाई आप ये सब थे। इसके बाद आप कर क्या सकते हो, मतलब लोग क्या कर सकते हैं अगर साइक्लोन आने वाला है तो, और दूसरा अगर आ चुका है तो क्या करना है, ठीक है। तो एज अ सिटीजन आपको क्या करना है। और यहाँ था एनेमोमीटर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम पेज 90 पे ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की है। सो दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। सो इन दिनों हम लोग बेटर प्रोटेक्टेड हैं, मतलब आज तो भी हम सुरक्षित हैं। सो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, अगर हम पिछली सदी की बात करें तो जो कोस्टल रेजिडेंट्स होते थे, मतलब जो नदी के किनारों पे लोग रहते थे, कोस्टल रेजिडेंट्स होते थे, may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। तो उन्हें पता ही नहीं होता था साइक्लोन आने वाला है, उनको पूरे टाइम पे पता लगता था। उनको एक दिन से भी कम टाइम होता था कि वो अपने घर खाली करके दूसरी जगह जा सकें। मतलब पहले ऐसे होता था, आज तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, पहले तो उनको पता ही नहीं होता था। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, पर आज बात ही अलग है। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी। मतलब आजकल रडार आ गए हैं, सैटेलाइट्स आ गई हैं। सो ड्यू टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स अ साइक्लोन अलर्ट, मतलब पहले से ही 48 आवर्स पहले ही, 2 दिन पहले से ही चेतावनी देना चालू कर देते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, ड्यू टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस। सो 48 घंटे पहले ही बोल दिया जाता है ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, मतलब कोई तूफान आने वाला हो तो साइक्लोन वार्निंग इशू कर देते हैं 24 आवर्स इन एडवांस, मतलब 24 घंटे पहले ही साइक्लोन वार्निंग इशू कर देते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। सो ये जो मैसेज है, द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। सो मैसेज जो है वो 1-1 घंटे में, आधे घंटे में, जब साइक्लोन कोस्ट के साइक्लोन नजदीक हो तब ये मैसेज घड़ी घड़ी बोलते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। सो ये बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं ताकि वो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को मैनेज कर पाएं, ठीक है। सो सैटेलाइट्स और रडार्स की वजह से आज साइक्लोन अलर्ट इशू होते हैं, साइक्लोन वॉच इशू होते हैं, इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म। कोई भी तूफान आने वाला हो तो 48 घंटे पहले ही चेतावनी दी जाती है, ठीक है। सैटेलाइट्स और रडार्स की वजह से साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच इशू होता है।
48 आवर्स एडवांस में, और साइक्लोन वार्निंग दी जाती है 24 आवर्स पहले। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। सो ये जो मैसेज है ब्रॉडकास्ट होता है हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, जब कोस्ट के नज़दीक ही हो साइक्लोन। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। सो बहुत नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं और वो मतलब देखती हैं कि साइक्लोन से जुड़े हुए जो भी तबाही हो वो उसको चेक रखती हैं, भाई लोगों को पहले ही बता पाएं। ठीक है, सो आजकल सैटेलाइट्स और रडार्स की वजह से पहले ही 48 आवर्स पहले ही वार्निंग दे दी जाती है और मतलब बोल दिया जाता है भाई खाली कर दो, और वो घड़ी घड़ी मैसेज बजाया जाता है टीवीज पे, रेडियोस पे, 1 घंटे में, आधे आधे घंटे में बजाया जाता है और हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है इसमें। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो चैप्टर में पहले चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, सो दिस वाज अ रियली लेंथी चैप्टर, पर यहाँ पे पहले तो भाई चालू एक्टिविटीज से हुआ था, बहुत सारी एक्टिविटीज थी इसके अंदर। सो भाई विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ये चैप्टर जब चालू हुआ था हमने उड़ीसा के बारे में बात करके चालू किया था। फिर हमने विंड की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने देखा भाई एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, एयर प्रेशर डालती है, और उसको दिखाने के लिए यहाँ हमने एक एक्टिविटी की थी कि भाई जब ये एकदम गर्म कर दिया गया था केन, तो कैसे मतलब जब आपने इसके अंदर गर्म पानी डाला था और फिर उसको आपने टाइट भाई बंद कर दिया था, तो मतलब फिर क्या हुआ था, कैसे इसकी शेप भाई इस तरह से हो गई थी। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। सो ये एक्सपेरिमेंट था एयर एग्जर्ट प्रेशर का, भाई गरम गरम पानी था, फिर जब आपने ठंडा पानी डाला तो एकदम उसकी शेप ऐसे हो गई। ठीक है, मतलब एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा इसका एयर एग्जर्ट्स प्रेशर का, ये वाला बॉटल वाला देखा था। ठीक है, सो इसमें भी ऐसा ही कुछ था कि भाई जब आप इस छोटा सा कागज का टुकड़ा यहाँ आप उसको ब्लो करने की कोशिश कर रहे हो। फिर यहाँ पे आपने बलून में देखा था, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी भरा था, इसमें भी आपने ऐसे फूंक मारी थी। फिर आपने एक और एक्टिविटी देखी थी, आपने ऐसे ब्लो करने की कोशिश की थी एक कागज के टुकड़े को ऐसे फूंक मार के। फिर एक और एक्टिविटी थी, आपने बलून को टाई किया था बॉइलिंग हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में भी। ठीक है, सो इस तरह से मतलब आपने ये अलग अलग एक्टिविटीज की थी। फिर हमने देखा भाई एयर एक्सपांड होती है, फूलती है, तो हमने ये पॉलीथीन वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था। यहाँ पेपर बैग, सॉरी पॉलीथीन नहीं, पेपर बैग था, तो पेपर बैग के अंदर ऐसे हमने दिखाया था कि भाई हॉट एयर की वजह से राइज अप, हॉट एयर राइजेस अप देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि भाई विंड करंट्स क्यों जनरेट हो, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है तो उसकी वजह से विंड जनरेट होती है। सो कहाँ कहाँ, तो अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के बीच में, और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर के बीच में अनइवन हीटिंग होती है। ठीक है, सो फिर हमने मॉनसून विंड्स कैसे जनरेट होते थे वो देखा था, भाई मॉनसून विंड्स कैसे जनरेट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जब वो मॉनसून विंड्स हैं वो वाटर कैरी करते हैं और रेन होती है। फिर हमने देखा था कि भाई थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन कैसे आता है। ठीक है, सो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में हमने देखा था। सो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि भाई थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, इंडिया स्पेशली इंडिया जैसी एरियाज में थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। सो थंडर स्टॉर्म क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में भाई स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस होती हैं और ये अपने साथ पानी की बूंदें लाती हैं और वहाँ पे फिर वो गिरती हैं, तो एयर भी राइज होती है, हवा भी इतनी ज़ोर से, बिजली कड़कती है, ज़ोर की आवाज़ आती है, उसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, बिजली का कड़कना, ज़ोर की हवा चलना। ठीक है, सो लाइटनिंग के टाइम अगर लाइटनिंग के साथ तूफान आए, मतलब आंधी तूफान साथ में है, तो क्या करना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है, ये जो बिजली कड़कना या ज़ोर की आवाज़ें, ये सब साइक्लोन कैसे बन जाता है वो है। फिर हमने देखा कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो तूफान है इसका स्ट्रक्चर, तो हमने देखा भाई सेंटर को आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, सेंटर ऑफ अ साइक्लोन
को आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। फिर क्लाउड फॉर्मेशन, तो ये हमने देखा था, ठीक है। सो कंप्लीट साइक्लोन के बारे में। सो यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन है। सो यहाँ पे ये देखो आई है, ठीक है, ये आई ऑफ द साइक्लोन है, यहाँ विंड्स हैं, ठीक है, ये सब हमने स्टडी किया था। फिर डिस्ट्रक्शन क्या होता है साइक्लोन से, वो हमने देखा था कि कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है। फिर हमने देखा था आगे हरिकेन कहा जाता है साइक्लोन को, टाइफून कहा जाता है। हरिकेन कहाँ कहा जाता है, अमेरिका में, टाइफून जापान फिलीपाइंस में कहा जाता है। फिर हमने टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ा। टॉर्नेडोज ज़्यादा इंडिया में नहीं आते, तो उसमें क्या होता है, मतलब क्लाउड ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पे आ गया है क्लाउड। इसके बाद आज ही हमने सेफ्टी मेजर्स पढ़े, ठीक है भाई, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और किस तरह से आज एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें मदद की है, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर जो मैंने अभी फिर से शॉर्ट में बताया। चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, तो चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट यू हैव लर्नड। अगर शॉर्ट में फिर से देखें, चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, चैप्टर में हमने देखा कि एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर, हमारे आजू बाजू जो एयर है वो हम पे प्रेशर बनाती है, मतलब हमारे आसपास जो हवा है वही हमको प्रेशर करती रहती है। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, अगर आप गर्मी दो तो एयर एक्सपांड होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। वार्म एयर राइजेस अप वेयरएज कंपैरेटिवली कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, मतलब अगर हवा गर्म है तो वो ऊपर उठेगी और जो ठंडी हवा है वो अर्थ के सरफेस की तरफ आएगी। As warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. मतलब जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा और कूलर एयर वहाँ उस जगह पे आ जाएगी। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, विंड, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स। मतलब जब अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है तो उससे विंड मूवमेंट, वो विंड मूवमेंट्स का मेन कॉज होती है। विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन, तो जब हवा अपने साथ वाटर वेपर कैरी करती है तो वो बारिश लाती है। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स, तो जो हाई स्पीड विंड्स हैं, एयर प्रेशर है, मतलब हाई स्पीड विंड्स हैं, एयर प्रेशर का डिफरेंस है, उससे मतलब साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, तूफान होता है। इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट एंड रडार्स। आप साइक्लोन को इजीली मॉनिटर कर सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि सैटेलाइट्स, रडार्स। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, आप खुद की मदद करो वो बेस्ट है। देयरफॉर इट इज बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विद डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन। जब भी आपको साइक्लोन के बारे में पता लगे तो आप पहले ही अपने लिए सारी तैयारियां कर लो। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फॉलिंग ऑफ रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। नीचे एक चार्ट दिखाया गया है जिससे आपको पता लगेगा क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेन कैसे होती है और स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स कैसे होते हैं। आपको ये चार्ट लिखना है, ठीक है, ये चार्ट आपको बनाना है, आगे वाला आपको नहीं लिखना है बट ये चार्ट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। चार्ट से आपको पता लगेगा कि भाई साइक्लोन कैसे आते हैं। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स, तो जब दो रीजन्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, भाई एक जगह बहुत गर्मी होती है, एक जगह बहुत ठंडी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स सेट्स कन्वेक्शन इन एयर, उसकी वजह से एयर में कन्वेक्शन होता है। वार्म एयर, जिसकी वजह से वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है। कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर एरिया, तो जो ठंडी हवा है वो सारी लो प्रेशर एरिया में इकट्ठी होती है, कूल एयर। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये जो गर्म हवा है वो गर्म हवा ऊपर उठ के जाती है, वहाँ ठंडी होती है और वहाँ पे जो हवा, ये जो भाप है वो भाप क्लाउड्स बनाती है। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। ये जो बड़े बड़े पानी के बूंदे हैं, द बिगर वाटर ड्रॉप्स
क्लाउड पे जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वो ग्राउंड पे गिरती हैं रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में, ठीक है। सो ये रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विग्रसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। सो जो पानी गिर रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही होती है ज़ोर से, सो उसी से ही थंडर स्टॉर्म क्रिएट होता है, आंधी आती है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन, और फिर यही स्टॉर्म तूफान बन जाता है, मतलब ऐसी वेदर कंडीशंस हो जाती। तो आपको ये लिखना है सारा चार्ट। इसमें भाई क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, थंडर स्टॉर्म कैसे आता है और साइक्लोन कैसे आता है, इसमें चार्ट फॉर्म में लिखाया गया है। फिर से देखो, जब दो रीजन्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो एयर में कन्वेक्शन पैदा होता है। इसकी वजह से जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है, और जो सारी ठंडी हवा है वो लो प्रेशर एरिया में आके इकट्ठी होती है। जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, ठंडी होती है, और जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है और क्लाउड बनाता है। सो जो बड़े पानी की बूंदें हैं क्लाउड में वो ग्राउंड पे गिरती हैं रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में, और ये जो बूंदें गिरती हैं फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विग्रसली। सो ये जो पानी की बूंदें गिरती हैं और जो ये हवा ऊपर जाती है वो जोर जोर से थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस करती है, आंधी प्रोड्यूस करती है। कुछ ऐसी वेदर कंडीशंस आती हैं कि ये जो आंधी है वो तूफान में बदल जाती है, साइक्लोन में बदल जाती है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। विंड इज ब्लैंक एयर, सो विंड इज मूविंग एयर। विंड क्या है, मूविंग एयर है। सो विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू ब्लैंक हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड कैसे जनरेट होती है, अनइवन हीटिंग, ड्यू टू अनइवन हीटिंग, ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड जनरेट होती है अनइवन हीटिंग से। नियर द अर्थ सरफेस ब्लैंक एयर राइजेस अप वेयरएस ब्लैंक एयर कम्स डाउन। सो जो अर्थ सरफेस होता है तो वार्म एयर राइजेस अप, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, डैश ब्लैंक एयर कम्स डाउन, और कूलर एयर, जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, कूलर एयर कम्स डाउन। एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ ब्लैंक प्रेशर टू अ रीजन ऑफ ब्लैंक प्रेशर। सो एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन को आती है। सो एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अच्छा, सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। दो मेथड बताओ जिससे आपको पता लगे कि विंड डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आप विंड डायरेक्शन पता करो किसी जगह का, किन तरीकों से पता कर सकते हो। सो विंड डायरेक्शन को बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको एक पेपर लेना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, ये हम कर रहे हैं सेकंड नंबर आपकी एनसीईआरटी में से आंसर 2। सो विंड की डायरेक्शन के दो तरीके हैं, और टेक अ पीस ऑफ पेपर, भाई आपको एक पेपर पीस लेना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड, अपने हाथ में एक पीस ऑफ पेपर लो, अलाउ इट टू फॉल फ्रॉम योर हैंड, और उसको अपने हाथों से गिरने दो। इट विल फ्लो इन द डायरेक्शन, तो वो कहाँ जाके गिरेगा, जहां से हवा आ रही होगी। सो इट विल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, या फ्लो करेगा मतलब वहां उड़ेगा। इट विल फ्लो मतलब उड़ता उड़ता फिर नीचे गिरेगा। इट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, विंड की डायरेक्शन में वो उड़ेगा, तो इसका मतलब हवा उस साइड है, ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। सेकंड, तो मतलब पता लग जाएगा हवा वहां से आ रही है। सेकंड, यूज अ विंड पेन, एक विंड पेन यूज करो, जिससे आपको विंड पेन मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपका विंड का डायरेक्शन पता लगता है। सो यूज अ विंड पेन टू नो एक्यूरेट विंड डायरेक्शन, मतलब प्रॉपर विंड कहाँ से आ रही है वो पता करने के लिए विंड पेन यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। स्टेट 2 experiences that made you think that air exerts pressure
तो दो एक्सपीरियंसेस बताओ जिनसे आपको लगा कि भाई एयर से प्रेशर बनता है, एयर हमको प्रेशर करती है, एयर क्रिएट्स प्रेशर। सो दो एक्सपीरियंसेस बताने हैं। आंसर 3। सो पहला, बलून्स एंड बॉल्स कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इन्फ्लेटेड विद एयर। मतलब जब उसमें हवा भरते हैं तभी बलून्स और बॉल्स यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इन्फ्लेटेड विद एयर। पर अगर बलून ओवरफिल हो जाए, बट इफ बलून इज ओवरफिल्ड, सपोज बलून ओवरफिल हो जाता है, ओवरफिल्ड हो जाता है, इट बर्स्ट। मतलब अगर बहुत ज्यादा हवा का प्रेशर हो जाता है तो वो फट जाता है। ठीक है। सो क्यों बर्स्ट हो जाता है? ड्यू टू एक्सेसिव एयर प्रेशर। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा होती है तो वो फट ही जाता है। सो ये पहला हुआ। दूसरा, फिर कंप्रेस्ड एयर यूज होती है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम। सो ब्रेक में कंप्रेस्ड हवा यूज होती है। कंप्रेस एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम। जब भी आप ब्रेक लगाते हो, कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम फॉर स्टॉपिंग ट्रेन्स। फॉर स्टॉपिंग ट्रेन, ट्रेनों को रोकने के लिए ब्रेक में कंप्रेस्ड एयर सिस्टम लगाया, कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है। सो ये दो एयर प्रेशर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer. देखो, आपको एक घर खरीदना है तो आप क्या ऐसा घर खरीदोगे जिसमें विंडोज हैं पर वेंटिलेटर्स नहीं हैं? मतलब वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? ओपन स्पेसेस होते हैं थोड़े, जिससे थोड़ी हवा आ सकती है। तो विंडोज हो, वेंटिलेटर्स ना हो, क्या ऐसा घर खरीदना चाहोगे? सो यस और नो आपको समझाना है। सो वेंटिलेटर्स मतलब ओपन, थोड़ी सी ऐसे छेद हुए होते हैं ऊपर, ऐसे खिड़की ऊपर की साइड, मतलब थोड़ा छत के नीचे होते हैं, तो वो वहां से हवा का आना जाना होता है। सो नो अ हाउस विच हैज नो वेंटिलेटर्स, वो हाउस जिनके वेंटिलेटर्स नहीं हैं, इज नॉट अ सेफ और हेल्दी हाउस टू लिव इन। तो वो हाउस जिसमें वेंटिलेटर ना हो वो ना सेफ होता है ना हेल्दी होता है। द एयर सर्कुलेशन इज नॉट देयर इन सच अ हाउस। सो ऐसे हाउस में मतलब हवा का आवागमन भी नहीं होता है। सो इट हैज नो फ्रेश एयर, मतलब ताजी हवा होती नहीं है। इट हैज नो फ्रेश एयर बिकॉज वार्म एयर राइजेस अप एंड गोज आउट थ्रू वेंटिलेटर्स। मतलब जो ताजी हवा है वो ऊपर उठती है और वो बाहर निकलती है वेंटिलेटर से, थ्रू वेंटिलेटर्स। एंड फ्रेश एयर कम्स इन थ्रू विंडोज। तो देखो मतलब हाउस में कैसा होता है, विंडोज होती है वो नीचे की तरफ होती है, वेंटिलेटर्स थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं। तो ताजी हवा विंडोज से आती है और जो ऊपर हवा, फिर वो जो गर्म हवा है ऊपर से बाहर चली जाती है। सो इसलिए वेंटिलेटर वाला घर भी, मतलब विंडो वेंटिलेटर दोनों होने चाहिए घर में। तो घर खरीदो तो दोनों चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। जो बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, उन पे क्यों होल्स लगाए जाते हैं? बैनर्स और होर्डिंग्स पे
होल्स क्यों लगाए जाते हैं? मतलब आपने देखा होगा जो बैनर वाले होते हैं, होर्डिंग लगाने वाले होते हैं, वो छेद छेद करते हैं। सो वो छेद छेद क्यों करते हैं बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे? सो आंसर 5। तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू दिस प्रेशर। तो आपको पता है कि भाई एयर है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसी प्रेशर की वजह से बैनर्स एंड होर्डिंग्स फ्लटर and torn when wind is blowing fast। देखो एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसी प्रेशर की वजह से जो बैनर्स होती हैं, होर्डिंग्स होती हैं, ठीक है। सो बैनर और होर्डिंग होती है वो उड़ने लगती है, फ्लटर, ऐसे खड़खड़ खड़खड़ हवा में उड़ती है। तो इसीलिए जब जोर की हवा चलती है तो वो हिलने लगती हैं। तो होल्स क्यों लगाए जाते हैं? मतलब ऐसे छेद छेद किए जाते हैं बैनरों में, होर्डिंगों में। तो होल्स आर मेड इन बैनर्स, होल्स आर मेड इन बैनर्स। ऐसे क्या होता है, इतनी हवा के कारण वो फिर फट भी सकती है, इतना हवा का प्रेशर नहीं सहन कर सके तो फट भी सकती है। सो होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो होल्स और बैनर्स क्यों लगाए जाते हैं होर्डिंग्स में? so that wind passes through holes, so that wind passes through the holes, ठीक है। सो मतलब बैनर्स और होर्डिंग्स में होल्स इसलिए करे जाते हैं कि जो हवा है उन होल्स से पास हो सके, passes through the holes, and they do not become लूज एंड फॉल डाउन, ठीक है। सो होल्स बनाए जाते हैं बैनर्स पे, होर्डिंग्स में, इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई उन होल्स से हवा पास होती जाए और वो लूज ना हो, और दे डू नॉट बिकम लूज एंड फॉल डाउन, वो लूज होके गिर ना जाए। सो इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। How will you help your neighbors in case cyclone approaches your village town? Suppose आपके विलेज में या आपके टाउन में साइक्लोन आ गया है, आपके तूफान आ गया है, तो आप अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसियों की मदद कैसे करोगे? सो आंसर 6, पड़ोसियों की मदद आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट, पहले तो आप उन्हें फोरकास्ट के बारे में बताओगे, भाई मैंने सुना है। सो आई विल मेक देम अवेयर ऑफ साइक्लोन फोरकास्ट। मतलब मैं उन्हें बताऊंगा कि भाई साइक्लोन आने वाला है, एंड वार्निंग सर्विस, मैं मतलब उनको बताऊंगा भाई घड़ी घड़ी वार्निंग मिल रही है, ठीक है। तो मैं उनको साइक्लोन के बारे में और वार्निंग के बारे में बताऊंगा। सेकेंड, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, और मैं सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को वार्निंग के बारे में बताऊंगा, मतलब टू द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल, मतलब मैं सब जगह बता दूंगा, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब भाई जो हेल्प कर सके उनको बताऊंगा कि आने वाला है, फिर जैसे वो हमको हेल्प भेज सके अगर ऐसा टाइम आता है तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन शेल्टर्स मैं उनको बोलूंगा साइक्लोन शेल्टर्स बनवाओ इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज, इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। मतलब आप ऐसे शेल्टर्स बना सकते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना टेम्पररी जो तंबू जैसे होते हैं, आप बना सकते हैं कि भाई बच पाए हम। फोर्थ,
I will help my neighbors to shift essential goods, मतलब मैं उनको मदद करूंगा कि जो ज़रूरी सामान है, टू शिफ्ट इसेंशियल गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स टू सेफर प्लेसेस, तो मैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाने में मदद करूंगा। ठीक है, सो मैं ये सब करूंगा जब साइक्लोन का ऐसे पता लगे कि आने वाला है विलेज की तरफ, तो मैं ये सब करूंगा मेरे पड़ोसियों के लिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। सो जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन किया, जो पॉइंट्स बोली वो लिखें, एंड फिर हमने बैक एक्सरसाइज डिस्कस की, जितनी डिस्कस की वो लिखें। ठीक है, और हमने जो ये जो एक्सरसाइज व्हाट यू हैव लर्नड था, इसमें सिर्फ आपको यही टेबल करनी है और आगे वाला व्हाट यू हैव लर्नड वाला नहीं करना, ये सारा नहीं करना है। ठीक है, डोंट डू दिस, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। ये चार्ट ज़रूर बनाना है, इस चार्ट से पता लगता है क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन कैसे आते हैं। ठीक है, सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।